हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल अंकित कुमार फर्स्ट साल मैथ क्वेश्चंस में। आज की वीडियो में जो डिस्कस करने वाले थे वो हम सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि कोशिका क्या होती है। कोशिका देखिए हमारे जीवन की क्या होती है, एक आधारभूत इकाई होती है। जैसे हमको मकान बनाना होता है तो मकान बनाने के लिए हमको ईंट की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से अगर हमको किसी शरीर का निर्माण करना है तो उसके लिए सबसे पहले जो होती है वो कोशिका की ही जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो कोशिका क्या होती है, कई कोशिकाएं मिलकर के क्या बनाती हैं, टिश्यू का निर्माण करती हैं। टिश्यू एज ऊतक, टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं। ठीक है, ऊतक कई मिलकर के मतलब कि टिश्यू कई मिलकर के क्या बना लेते हैं, एक आर्गन का निर्माण करते हैं। मतलब हुआ ये कि एक अंग का निर्माण करते हैं। अंग जब बन जाते हैं तो सिस्टम बन जाता है, सिस्टम से हमारा शरीर बनकर तैयार होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो हमने क्या बताया कि सेल, इसकी पिछली वाली वीडियो अगर नहीं देखी है तो उसको पहले देख लीजिए। ठीक है, उसमें भी हमने कुछ बेसिक से बताया था, इसमें भी हम बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए हमने क्या बताया, सेल। सेल क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। सबसे पहले देखते हैं सेल जो होता है, सेल की हम अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, कोशिका का अध्ययन जो होता है वो कोशिका विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। मतलब क्या हुआ कि कोशिका विज्ञान को हम बोलते हैं साइटोलॉजी। ठीक है, क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। ठीक है, तो साइटोलॉजी के अंतर्गत हम क्या करते हैं, किसका अध्ययन किया जाता है, तो कोशिका का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, किसके अंतर्गत, साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है, या फिर कोशिका विज्ञान के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इसकी खोज जो थी वो सर्वप्रथम खोज इसकी किसने की थी, तो सर्वप्रथम जो खोज की थी, खोजकर्ता का नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था, रॉबर्ट हुक। हमने कल बताया था रॉबर्ट हुक के बारे में। रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने कब खोज की थी, तो 1665 में खोज की थी। किसकी खोज की थी, सेल की खोज की थी। क्या जीवित सेल थी, नहीं, मृत सेल थी। ठीक है, कैसी सेल थी, मृत, मतलब क्या हुआ, डेड सेल की। डेड सेल की खोज किसने की थी, तो इन्होंने डेड सेल की खोज की थी। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने जो कार्क होगा, ठीक है, कार्क के बारे में आगे बताया जाएगा, प्लांट सेल में पाया जाता है। तो कार्क जो होता है, कार्क का मतलब ये होता है ऊपर की जो मोटी खाल होती है, उसमें उन्होंने देखा क्या, उसके अंतर्गत उन्होंने उसमें अध्ययन किया, तो उसमें एक प्रकार से कोसा जैसी संरचना पाई, उसका नाम रख दिया इन्होंने सेल। ठीक है, कोसा इसका नाम रख दिया और कोसा से सेल को बता दिया गया, मतलब कोशिका का निर्माण पड़ गया, नाम पड़ गया। ठीक है, अब बात आती है कि इन्होंने अगर डेड सेल की खोज की थी तो लिविंग सेल की खोज किसने की थी। ठीक है, तो लिविंग सेल की खोज जो की थी उन्होंने, उनका नाम था एंटोन वान लीवेनहॉक ने, एंटोन वान लीवेनहॉक ने। ठीक है, लीवेनहॉक ने की थी। कब की थी इन्होंने, ठीक है, तो इन्होंने की थी 1674 में। ठीक है, कब की थी, 1674 में एंटोन वान लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। ठीक है, उसके पश्चात जो होता है कोशिका के हम जो पार्ट होते हैं, ठीक है, जो मुख्य पार्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, 3 पार्ट होते हैं जो कि कोशिका के प्रमुख पार्ट होते हैं। कौन कौन सा पार्ट होता है, सबसे पहले देखते हैं हम कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका झिल्ली इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस सेल। ओके, एंड सेकंड देखते हैं क्या, जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, जीव द्रव्य जिसको बोल सकते हैं, एंड न्यूक्लियस। ठीक है, ये जो 3 पार्ट होते हैं ये क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम कहें तो 3 पार्ट से मिल करके ही सेल बना हुआ होता है। ठीक है, उसमें से कुछ पार्ट जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं और कुछ, क्या हमने बताया था कि कोशिकाएं जो होती है, ठीक है, तो कोशिका जो होती है, अगर कोशिका को हम डेफिनेशन देना चाहें कोशिका की तो क्या होती है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले देखिए कोशिका से हमने क्या बताया कि कोशिकाएं जो होती हैं वो आपस में मिलकर टिश्यू बनाती, टिश्यू आपस में मिलकर आर्गन बनाते हैं, आर्गन से बनता है सिस्टम, और सिस्टम से हमारी ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है, मतलब हमारे शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, चाहे वो प्लांट सेल हो एंड या फिर एनिमल सेल हो, चाहे जंतु कोशिका हो चाहे पादप कोशिका हो। ठीक है, तो कोशिकाओं को उन्होंने 2 भागों में विभाजित कर दिया। कैसे, एक तो प्लांट सेल में और दूसरी एनिमल सेल में। ठीक है, प्लांट सेल जो होते हैं उसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, और एनिमल सेल में भी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। सिर्फ प्लांट सेल में जो होती है वो सेल वाल उपस्थित होती है, जिसको कोशिका भित्ति कहते हैं, और एनिमल सेल में जो सेल वाल या कोशिका भित्ति जो होती है वो उपस्थित नहीं होती। ठीक है, और जो जंतु कोशिका होती है या कह सकते हैं एनिमल सेल का जो स्ट्रक्चर होता है लाइक अमीबा की तरह होता है, मतलब निश्चित नहीं होता है, इरेगुलर होता है। ठीक है, इसका शेप जो होता है, जबकि हम अगर उसकी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सेकंड में हमने क्या बताया, जो एनिमल सेल हो गया, प्लांट सेल का जो शेप होता है वो होता है रेक्टेंगुलर की तरह। ठीक है, रेक्टेंगुलर का मतलब होता है आयताकार या घनाकार हो सकता है। ठीक है, जबकि इसका आकार कैसा होता है, तो इसका आकार होता है इरेगुलर, मतलब कोई निश्चित आकार नहीं होता है, जैसा उसका इच्छा हो गया वैसा आकार उसने ग्रहण कर लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या
कि कोशिका जो होती है, कोशिका झिल्ली क्या होती है। तो कोशिका झिल्ली जो होती है वो क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन को ढकने के लिए, ठीक है, सेल को ढकने के लिए, जैसे हमारे शरीर को ढकने के लिए त्वचा होती है, ऐसे ही सेल को ढकने के लिए एक झिल्ली होती है जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। दूसरा पार्ट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जिसको बोलते हैं जीव द्रव्य, साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म एज लाइक लिक्विड, ये क्या होता है, एक प्रकार से द्रव की तरह होता है, ठीक है, जो कि क्या पाया जाता है पूरे सेल में। देख लीजिए यहाँ पे जो हल्का रेड कलर का दिख रहा है इस सेल में, ठीक है। ये सेल कौन सा है, तो एनिमल सेल है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एनिमल सेल के बारे में, ठीक है। तो ये एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है, कुछ भी तरह से हो सकता है। तो इसमें जो ये रेड कलर का तुमको दिख रहा है चारों तरफ इसमें भरा हुआ है, ये क्या है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म एज लाइक लिक्विड होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कार्बन, नाइट्रोजन, बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। जो साइटोप्लाज्म मिलकर के बना हुआ होता है वो 80% पानी से, ठीक है, 80% वाटर होता है एंड 15% जो होता है इसमें प्रोटीन होती है और 3% वसा होती है, 1% कार्बोहाइड्रेट और 1% ऑर्गेनिक मटेरियल्स होता है, ठीक है। तो उससे मिलकर के पूरा साइटोप्लाज्म बना हुआ होता है। दूसरा चीज अगर हम देखें तो साइटोप्लाज्म में ही एक चीज पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं केंद्रक। केंद्रक जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, इस साइटोप्लाज्म में तैरता रहता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म में जो केंद्रक होता है वो क्या रहता है, जीवद्रव्य में तैरता रहता है, ठीक है। और हाँ, जीवद्रव्य जो होता है, जीवद्रव्य के कारण ही कोशिका में जीवन होता है, क्योंकि जो जीवद्रव्य नाम ही है जीव द्रव्य, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक जीवित लिक्विड होता है, ठीक है। इसकी खोज अभी भी किसी भी वैज्ञानिक ने नहीं लगा पाई है कि इसमें जीवन कहाँ से आ जाता है। इसीलिए कहते हैं इसको प्राकृतिक देन, ठीक है। प्राकृतिक जो बनाते हैं वो बहुत ही कुछ सोच समझ करके बनाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या, जिसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या होता है, देखिए न्यूक्लियस जो होता है वो भी क्या होता है, इसके भी कुछ 4-5 पार्ट होते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। 3-4 पार्ट जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तीसरा जो थर्ड पार्ट होता है हमने क्या बताया, केंद्रक होता है, ठीक है। केंद्रक क्या होता है, इसके अंदर जो ये होता है उसमें क्या होता है, तैरता हुआ पाया जाता है, ठीक है। तो केंद्रक के जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, केंद्रक के भी 3-4 पार्ट्स जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन का मतलब होता है झिल्ली, ठीक है। तो ये क्या होती है, कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका जो झिल्ली होती है इसके बारे में डिस्कस करते हैं पहले। तो कोशिका झिल्ली जो मिलकर के बनी होती है, किससे मिलकर के बनी होती है, लिपिड्स प्रोटीन से मिलकर के बनी हुई होती है, ठीक है। लिपोप्लाज्म जिसको बोलते हैं उससे क्या होती है, ये मिलकर के बनी होती है और मिलकर के बनी होती है। दूसरी चीज हम देखते हैं क्या, कि इसमें जो होता है और हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन एंड लिपिड्स इससे मिलकर के क्या बनी होती है, ये तुम्हारी यही बना होता है, ठीक है। दूसरा चीज हम देखते हैं क्या, इसका जो सेकंड पार्ट होता है, सेकंड पार्ट जो होता है, देखिए सेल जो ये है, ये क्या है, इसमें चित्र में दिखाया गया है। ये जो परत तुमको दिख रही है, ये परत जो ऊपर से लगी हुई दिख रही है, ठीक है, यही क्या है, इसकी सेल मेम्ब्रेन है, जो कि क्या करती है, ढक करके रखती है एक सेल को, ताकि मतलब कि न्यूक्लियस को, ठीक है, ताकि क्या हो, न्यूक्लियस के अंदर का पदार्थ बाहर ना निकलने पाए एंड बाहर का पदार्थ अंदर ना जा पाए, जब तक कि इसकी इच्छा ना हो, ठीक है। जैसे हमारे शरीर से यार अभी खाल को हटा दीजिए, जो हमारी स्किन होती है ना हो तो क्या होगा, ब्लड सारा बिखर जाएगा, ब्लड निकलने लगता है। देखो थोड़ी सी त्वचा कट जाती है, क्या होता है, ब्लड बाहर निकलने लगता है। इसी प्रकार से क्या होता है, अगर इसमें कोई दिक्कत आ जाए, ठीक है, अगर सेल इसके ऊपर ये जो मेम्ब्रेन ना हो तो क्या हो जाएगा, थोड़ी सी अगर दिक्कत हो गई, कोई प्रॉब्लम आ गई तो क्या होगा, इसमें जितना भी मटेरियल है बाहर आने लगेगा। तो इसकी सुरक्षा के लिए क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। दूसरा पार्ट अगर हम देखें तो इसके अंदर जो पाया जाता है, ठीक है, एक होता है न्यूक्लियोलस, क्या होता है, न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियोलस जिसको बोलते हैं केंद्रिका बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं इसको, केंद्रिका, ठीक है। केंद्रक के अंदर क्या पाई जाती है, केंद्रिका पाई जाती है। केंद्रिका जो होती है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम संपूर्णतः। तो केंद्रिका क्या होती है, इसके अंदर ही पाई जाती है, ठीक है, जो कि क्या होती है। और तीसरा जो थर्ड पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं सेकंड, जिसमें पाया जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म, क्या पाया जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है, जो कि क्या होता है, एक प्रकार से ये भी लिक्विड की तरह ही होता है, ठीक है। और जो पाया जाता है इसमें, इसके अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है वो पाया जाता है क्रोमेटिन, क्या पाया जाता है, क्रोमेटिन, ठीक है। क्रोमेटिन से मिलकर के क्या बना होता है तुम्हारा, जिसको बोलते हैं हम क्रोमोसोम्स मिलकर के बने हुए होते हैं, ठीक है। क्रोमेटिन से, क्रोमेटिन जब एक प्रकार से अगर इसका हम देखें न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है, ठीक है, जो इसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है, तो न्यूक्लियोलस का जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है, एक प्रकार से अगर हम देखें क्रोमेटिन जैसा होता है, ठीक है। क्रोमेटिन का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, एक प्रकार से
एज थ्रॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है। मतलब क्या हुआ कि लाइन, टेढ़ी मेढ़ी लाइनों की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। जैसे इसमें अंदर देखिए ये टेढ़ी मेढ़ी इस प्रकार से कुछ इसके अंदर ये जो भरी हुई है लाइंस, ठीक है, ब्लैक जो ब्लू कलर की दिख रही है, ये क्या होता है, इसके अंदर क्रोमेटिन्स होता है, ठीक है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस प्रकार से होता है, तो बिल्कुल उसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। जब कई क्रोमेटिन एक पास इकट्ठा हो जाती है तो न्यूक्लियस का निर्माण हो जाता है। अगला हम देखते हैं कि क्रोमेटिन हो गया। अब आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे हमने क्या बताया, इसके कुछ बेसिक जान लेते हैं और फिर इसके बारे में जानेंगे। क्रोमेटिन, क्रोमेटिन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन न्यूक्लियस, ठीक है। और हाँ, न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस को हम एक नाम और देते हैं जिसका नाम होता है ब्रेन ऑफ दी सेल, ठीक है। न्यूक्लियस जो होता है इसको हम क्या नाम देते हैं, ब्रेन ऑफ दी सेल। ब्रेन ऑफ दी सेल क्यों कहा जाता है, मतलब सेल का दिमाग जो होता है। जैसे हमारे शरीर को कंट्रोल करने के लिए हमारा ब्रेन होता है, ठीक है। चाहे एक पीछे से कोई आ गया, पीछे से आ गई तुम्हारी गर्लफ्रेंड, आंख दे दिया, हेलो, कोई आ गया, ठीक है, तो क्या करता है तुम्हारा माइंड जो होता है तुरंत स्टार्ट हो जाता है, अरे कौन आ गया, पीछे से कोई देख लिया, आपने बता दिया, अरे यार ये तो वही है। आगे क्या होता है, तो इसी प्रकार से हमारी पूरी जितनी भी जानकारी होती है, चेटा ने काट खाया, तुरंत आपको पता चल गया माइंड में कि यार चेटा ने काट खाया है, ठीक है। उस पर देखो कोई रेंग तो नहीं रहा है, तो इसको हटा देते हो आप। कैसे, क्योंकि माइंड में तुरंत चली जाती है, किसके द्वारा, न्यूरॉन्स, जिसको बोलते हैं 31 जोड़ी जो इसके अंदर से निकली होती है, ठीक है। 31 पेयर्स होते हैं, नसें निकली हुई होती हैं, ठीक है। ये जो होती है रीढ़ की हड्डी जो होती है, रीढ़ की हड्डी के अंदर नसें होती हैं, ठीक है, वो क्या करती है, पूरे शरीर में बिखरी हुई होती हैं। उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो क्रोमेटिन की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में डिस्कस तो करेंगे, लेकिन बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो होता है, कुछ इसमें बेसिक जो पॉइंट्स पाए जाते हैं उसके बारे में देखते हैं। क्या कि इसमें देखिए एक चीज जो होता है जिसको बोलते हैं हम राइबोसोम्स, ठीक है। राइबोसोम्स क्या होते हैं, हमने क्या बताया, राइबोसोम्स। देखिए राइबोसोम्स जिसको हम नाम देते हैं, इसके अंदर पाया जाता है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होता है, ये किससे मिलकर के बना हुआ होता है, ठीक है। तो राइबोसोम्स जो होता है मिलकर के किससे, अगर हम इसको राइबोसोम्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो राइबोसोम्स किससे मिलकर के बना होता है, राइबोज प्रोटीन से। किससे, राइबोज प्रोटीन, राइबोज प्रोटीन से। और किससे मिलकर के बना हुआ होता है, प्रोटीन होती है और जो होती है, ठीक है, उसमें होता है आरएनए, ठीक है। क्या बना होता है, एसिड और राइबोज प्रोटीन से मिलकर के क्या बना होता है, राइबोसोम बना हुआ होता है, ठीक है। तो राइबोसोम जो होता है वो कई प्रकार, तो इसका अगर कार्य पूछा जाए तो ये क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है या प्रोटीन को कैरी करता है, ठीक है। अगर इसका हम इसके पार्ट्स की बात करें तो ये दो प्रकार का होता है, एक होता है एटीएस टाइप और दूसरा होता है 60S टाइप, ठीक है। एटीएस टाइप एंड 70S टाइप्स होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे करके। तो उसको ज्यादा हम अभी नहीं देते हैं प्रोटेस्ट। तो राइबोसोम्स जो होते हैं, राइबोसोम्स को हम बोलते हैं करेंसी ऑफ दी सेल, ठीक है। क्योंकि ये देखिए छोटे छोटे होते हैं और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये सेल में पाए जाते हैं, अंदर साइटोप्लाज्म में भी पाए जाते हैं और यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये सेल में भी पाए जाते हैं, इसके अंदर साइटोप्लाज्म में। और कहाँ पाए जाते हैं, माइटोकांड्रिया में भी और इसमें पाए जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पाए जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है। एक तो होता है तुम्हारा जिसको बोलते हैं हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखिए ये है रफ, ये क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जबकि अगर हम देखें ये वाला तो ये क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ का मतलब ये होता है, जैसे इसके ऊपर रफ क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके ऊपर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स जो होते हैं बहुत मात्रा में चपटे हुए होते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं रफ ऑफ दी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या रफ ए बोलते हैं, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER बोलते हैं। इसको स्मूथ क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो राइबोसोम्स नहीं होते हैं, इसलिए ये क्या होता है, चिकना पृष्ठ की तरह चिकना होता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, ठीक है। तो राइबोसोम्स जो होते हैं क्या करते हैं, कैरी दी प्रोटीन्स। एंड आगे हम बढ़ते हैं, क्या राइबोसोम्स के बाद आ रहा है तुम्हारा लाइसोसोम्स, ठीक है। तो लाइसोसोम जो होता है, लाइसोसोम्स, तो लाइसोसोम जो होता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये भी लाइसोसोम क्या होता है, ठीक है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हमने बताया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जिसको बोलते हैं गोल्गी बॉडी, ठीक है, गोल्गी बॉडी इसी में होता है, जिसको हम बोलते हैं गोल्गी बॉडी, ठीक है। तो गोल्गी बॉडी और उससे जिसको बोलते हैं ये जो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम किससे मिलकर के बना हुआ होता है, गोल्गी बॉडी और उसको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिलकर के जो बना हुआ होता है लाइसोसोम बना हुआ होता है, ठीक है। तो लाइसोसोम को हम क्या बोलते हैं, ऑलवेज कॉल्ड ऑलवेज नाउन एज, ऐसे अगर हम कहें तो इसको हम बोलते हैं जिसको बोला जाता है सुसाइडल बैग, ठीक है। क्या बोला जाता है, एटम बम, सुसाइडल बैग
और तीसरा जो होता है, ठीक है, उसको 3 नामों से जाना जाता है। एटम बम हो गया और डाइजेस्टिव बैग बोलते हैं, ठीक है, डाइजेस्टिव बैग। तो 3 नामों से जाना जाता है। कौन कौन से? सुसाइडल बैग, एटम बम एंड डाइजेस्टिव बैग, ठीक है। तो इसको देखिए, जो इसमें इसका निर्माण होता है वो किससे, हमने बताया निर्माण किससे मिलकर के हुआ होता है, तो ये 2 चीजों से मिलकर के बना हुआ होता है। कौन कौन सी 2 चीजें होती? नंबर फर्स्ट जो होता है, नंबर फर्स्ट में क्या हमने बताया कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और दूसरा जो मिलकर बना हुआ होता है वो जिसको बोलते हैं गोल्गी बॉडी। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी बॉडी, और दूसरा जो होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? लाइसोसोम बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो गोल्गी बॉडी होता है ये क्या कार्य करता है? ये मेम्ब्रेन को बनाने का कार्य करता है। इसके आसपास जो होती है, ठीक है, क्या होती है? एक प्रकार से झिल्ली होती है। क्या होती है? झिल्ली, वही मेम्ब्रेन। इसको भी सुरक्षा करने के लिए एक झिल्ली की आवश्यकता पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं इसको बोलते हैं हम लाइसोसोम्स मेम्ब्रेन, ठीक है। तो क्या करती है? वो लाइसोसोम को ढकने का कार्य करती है, ठीक है। वो किससे मिलकर बनी होती है? गोल्गी बॉडी से। जबकि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके अंदर एंजाइम्स का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? एंजाइम्स का निर्माण करता है। भारी मात्रा में इसमें एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। इसी के कारण देखिए इसमें क्या होता है, छोटे छोटे जो कण होते हैं उन कणों को क्या होता है इसमें पचने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो लाइसोसोम का कार्य जो अगर पूछा जाए तो लाइसोसोम्स का जो कार्य होता है वो क्या होता है? छोटे छोटे कणों को पचाने का कार्य होता है, इसीलिए इसको डाइजेस्टिव बैग बोलते हैं। और दूसरी चीज, इसमें इतने भारी मात्रा में एंजाइम्स पाए जाते हैं। एंजाइम कौन सा पाया जाता है? नेक्रोज, ठीक है। तो नेक्रोज जो होता है इसमें एंजाइम पाया जाता है, ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा एसिडिक, हाई एसिडिक होता है, ठीक है। इसके कारण क्या कहा जाता है? इसके कारण जब ये फट जाता है, जब ये सेल फटता है, ठीक है, ये जो लाइसोसोम होता है, तो लाइसोसोम जब ये फटता है तो इसके इतने एंजाइम्स होते हैं, तो फटने के कारण इसको एटम बम बोलते हैं। फटने का कारण एटम बम बोलते हैं। दूसरी चीज देखिए, ये क्या होता है? पचाता है, इसलिए इसको डाइजेस्टिव बोलते हैं। तीसरा जो होता है कि ये अपने आप को नष्ट कर लेता है। अपने आप को नष्ट कर लेने का मतलब यह हुआ कि जैसे वो फटता है, ठीक है, तो फटेगा तो सेल में ही, तो सेल में जब फटता है तो क्या होता है? इतने खतरनाक एंजाइम होते हैं, जब उसको पचा देते हैं तो उस जो जितना भी उसमें सिस्टम होता है, तो जितना सेल होता है सेल को भी वो पचाने का कार्य कर देते हैं। इसीलिए सुसाइड कहा जाता है, मतलब ये स्वयं सुसाइड कर लेता है, इसलिए इसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, ठीक है। इसका अगर कार्य पूछे तो इसमें जो कार्य होता है, मेन इतना कार्य होता है कि ये क्या करता है? कणों को बाहर निकालता है। तो कणों को जो बाहर निकालने की प्रक्रिया होती है वो होती है एक्सोसाइटोसिस के द्वारा, ठीक है। और जो कणों को अंदर प्लाज्मा जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म में रखता है, जो उसको बोलते हैं लियोफेजन, ठीक है। तो 2 इसके क्या होते हैं? कारण होते हैं। 2 प्रकार से क्या होता है इसमें बनता है, ठीक है। तो दोनों हमने क्या बता दिए, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो ये लाइसोसोम्स का भी कार्य पता चल गया। लाइसोसोम्स का कार्य क्या होता है? ये क्या करते हैं? पचाने का कार्य करते हैं। दूसरी चीज अगर हम देखते हैं, क्या लाइसोसोम्स हो गया। अब देखते हैं ये सेंट्रोसोम्स जो होते हैं। सेंट्रोसोम्स क्या करते हैं? देखिए सेंट्रोसोम जो होते हैं कोशिका को विभाजित करने में मदद कराते हैं, ठीक है। सेंट्रोसोम क्या होते हैं? कोशिका को विभाजित कराने में मदद करते हैं, ठीक है, इतना याद रखना है इसमें। और सेंट्रोसोम जो होते हैं कहाँ पर पाए जाते हैं? तो सेंट्रोसोम भी इसी में पाए जाते हैं, ठीक है, बाहर पाए जाते हैं, और इसके नाभिक के अंदर भी, नाभिक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर भी पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम ये माइटोकांटिया। माइटोकांटिया क्या होती है? माइटोकांटिया को हम ऑलवेज इसको हम कहते हैं, एक नाम दिया जाता है माइटोकांटिया, जो कि यहाँ पे दिख रही होगी, ये माइटोकांटिया है, ठीक है। ये वाली, ये क्या है? माइटोकांटिया तुम्हें दिख रही है। ये माइटोकांटिया जो होती है, ठीक है, ये क्या करती है? एटीपी के रूप में एनर्जी को कवर करने का, एनर्जी को क्या करती है? मतलब कि अपने पास रखती है, ठीक है। एटीपी के रूप में ये एनर्जी को रखती है, ठीक है। इसी के कारण इसको क्या बोलते हैं? हम पावर हाउस ऑफ दी सेल बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ दी सेल बोलते हैं, ठीक है। किसको बोलते हैं? तो माइटोकांटिया को, क्योंकि ये क्या करता है? एटीपी के रूप में एनर्जी को एब्जॉर्ब करके रखता है, ठीक है। दूसरी चीज और देखते हैं हम, क्या इसमें और कुछ रह नहीं गया, जैसे हो गया साइटोप्लाज्म भी हो गया। एंड वेकल्स, वेकल्स क्या होते हैं? वेकल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें भारी मात्रा में, कम मात्रा में वेकल्स पाए जाते हैं, ठीक है। जो एनिमल सेल होता है उसमें वेकल्स क्या होते हैं? बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। और इसका कार्य अगर पूछा जाए तो वेकल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं? एनर्जी, ऊर्जा, उसको, भोजन को, ठीक है, भोजन को क्या करते हैं? जैसे स्टार्च के रूप में रखते हैं, ठीक है, अपने पास। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ठीक, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम फिर से आ जाते हैं थोड़ा न्यूक्लियस के ऊपर, ठीक है। किसके ऊपर? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम क्या बोलते थे? अभी हमने बताया था ब्रेन ऑफ दी सेल। ब्रेन ऑफ दी सेल क्यों कहा जाता है? ब्रेन ऑफ दी सेल एंड मैनेजर ऑफ दी सेल। उसको हम, अच्छा, जो न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस का अध्ययन जो हम करते हैं उसमें किसमें करते हैं? क्रायोलॉजी में करते हैं, ठीक है,
क्रायोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, तो इसी का न्यूक्लियस का अध्ययन करते हैं। और न्यूक्लियस की अगर खोज की बात की जाए तो न्यूक्लियस की खोज 1831 में की थी, ठीक है। किसने की थी, तो 1831 में जो खोज हुई थी इसकी, वो की थी एक आए थे वैज्ञानिक, नाम था जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी, तो न्यूक्लियस की खोज की थी, ठीक है। कब की थी, तो 1831 में की थी, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज अगर हम देखते हैं क्या, कि न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के अंतर्गत कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें पाई जाती हैं। जैसे हमने क्या बताया था अभी, क्रोमेटिन, ठीक है। क्या हमने बताया था, क्रोमेटिन। और जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या होता है, किसी किसी कोशिकाओं में जो होता है वो एक से अधिक पाए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर जो कोशिकाएं होती है उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो एक ही होता है, ठीक है। अधिक कोशिकाओं में क्या होता है, कई कोशिकाओं में जो जैसे होता है तो एक ही सेल पाया जाता है। और जिन कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है सेल जो होता है, आरबीसी, रेड ब्लड कैप्सूल के अंतर्गत जो होता है वो नहीं पाया जाता है सेल जो होता है, ठीक है। ये सेल के अंतर्गत, ठीक है, रेड ब्लड कैप्सूल जो होता है उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ना ही उसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, इतना याद रखना, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज हमने क्या बताया था कि न्यूक्लियस जो होता है, ठीक है, तो न्यूक्लियस का अध्ययन किसमें करते हैं, क्रायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज अगर हम देखते हैं क्या, कि न्यूक्लियस के अंतर्गत क्या क्या पाया जाता था, तो हमने बता दिया था जो जो चीजें पाई जाती थी। अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियस के अंतर्गत एक चीज पाई जाती है जिसको न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंतर्गत न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस जो उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस जो मिलकर के बना हुआ होता है वो जिसको बोलते हैं हम एसिड, ठीक है। कौन से एसिड, तो न्यूक्लियस एसिड से मिलकर के बना हुआ होता है। अब ये नया नाम आ गया न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो आरएनए और दूसरा होता है डीएनए, ठीक है। आरएनए और डीएनए, आरएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सिंगल होता है, सिंगल लाइन ऐसे होता है। देखिए, जो ये डीएनए होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, जबकि आरएनए का स्ट्रक्चर सिर्फ इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो आरएनए का जो होता है डीएनए ये हो गया, डीएनए का मतलब होता है जिसको बोलते हैं हम डाई ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और जबकि इसका हम नाम देते हैं आरएनए को हम बोलते हैं खाली राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसको बोलते हैं डाई ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसको बोलते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, डबल टाइप से होता है, जबकि इसका कैसा होता है, सिंगल होता है, ठीक है। इसमें जो होता है इसके अंदर ही, ठीक है, तो इसकी जो ये वाली साइज होती है, डीएनए की जो ये वाली साइज होती है, ठीक है, ये जो साइज होती है ये कितनी होती है, अगर इसकी लेंथ अगर पूछी जाए तो लेंथ इसकी कितनी होती है और ये सब कितनी होती है, अगर आपकी इच्छा हो तो इसका हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीटली बता देंगे इसके बारे में, ठीक है। आरएनए और डीएनए में डिफरेंस क्या होता है, देखिए आरएनए और डीएनए ही मिलकर के क्या करते हैं, इसके अंतर्गत एक पाया जाता है क्रोमोसोम्स। किसमें पाया जाता है, क्रोमोसोम्स, तो इसके अंतर्गत इसके अंदर पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियोलस में क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। और भी क्रोमोसोम जो होता है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो इसमें प्लाज्मा में भी पाए जाते हैं इसमें, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म में भी पाए जाते हैं आरएनए डीएनए। और दूसरी चीज हम देखते हैं जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स किसमें पाए जाते हैं, तो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं इसमें, किसमें पाए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियोलस में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इसकी संरचना कैसी होती है, तो इसकी संरचना टेढ़ी मेढ़ी लाइंस की होती है, ठीक है। तो जो इसका कार्य होता है, क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स जैसे किसी ये क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स का मेन जो कार्य होता है वो क्या होता है, किसी बच्चे का मतलब कि ये क्या करते हैं, डीएनए को कैरी करते हैं और जीन पाया जाता है इसके अंतर्गत। इसके अंदर क्या पाया जाता है, जीन पाया जाता है। जीन क्या करता है, जीन का कार्य ये होता है कि इसका कलर कैसा है, ये जो बच्चा आने वाला है, जो नए बच्चे का जो जन्म होने वाला है, ठीक है, उस बच्चे का जो जन्म होगा वो बच्चा उसके उसका कलर कैसा होगा, उसके गुण प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, ठीक है, उसमें जैसे माता पिता के गुण चले जाते हैं, ठीक है। तो जीन क्या करता है, जीन का अगर कार्य पूछा जाए तो ये क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करने का कार्य करता है जीन, ठीक है। जिसके द्वारा क्या होता है कि जैसे देखिए कोशिका जो विभाजित होती है, ठीक है, तो कोशिका का विभाजन 2 प्रकार से होता है। एक तो होता है मियोसिस प्रोसेस के द्वारा, एक होता है मीटोसिस प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। तो मियोसिस प्रोसेस जो होता है वो किसमें पाया जाता है, वो हम जैसे जितने भी एनिमल सेल होते हैं और जितने भी एनिमल सेल होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, मियोसिस प्रोसेस पाया जाता है। जबकि मीटोसिस प्रोसेस प्लांट सेल में पाया जाता है। मियोसिस प्रोसेस में क्या होता है, एक सेल 4 भागों में विभाजित हो जाता है। क्या हमने बताया, मियोसिस में एक सेल 4 भागों में विभाजित होता है, जबकि मीटोसिस में एक सेल 2 भागों में विभाजित हो जाता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि मदर सेल जो होती है वो क्या होती है, 4 डॉटर सेल में
विभाजित हो जाती है। ठीक है, अच्छा ये जो विभाजन होता है, अगर इसकी बात हम करें कि मियोसिस प्रोसेस जो होता है वो किसमें, एनिमल सेल में भी पाया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, कंप्लीटली इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि इसमें काफी टाइम लगेगा इसको बताने में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ देख लेंगे और इसमें कुछ ज्यादा रह नहीं गया बताने के लिए, और काफी जो चीजें बताने को योग्य थे वो हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया है इसी वीडियो में। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे क्या कि जो प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल के बारे में डिस्कस करेंगे पूर्णतः, जो कुछ चीजें जैसे प्लांट सेल में फालतू पाई जाती हैं उसके बारे में। ठीक है, और जानेंगे कि सेल जो होता है, सेल के बारे में हमने बताया था कि कितने प्रकार के होती हैं, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल जो होती हैं कम्प्लीटली डेवलप्ड होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल कम्प्लीटली डेवलप्ड नहीं होती। इसलिए क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं, जबकि उसमें क्या होता है, दोनों माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोटिक सेल से हमारा शरीर बना होता है, मतलब एनिमल सेल और प्लांट सेल बने हुए होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल जैसे बैक्टीरिया वगैरह ये सभी होती हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।